इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू और आजकल इन्होंने एक और जुमला शुरू किया है, कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन इस सरकार का पुनः एक ऐसा ऑब्सेशन है जिसकी जड़ें कहीं नहीं है, सिर्फ इसमें कि डाइग्रेशन हो, कुछ दिन हेडलाइन मैनेजमेंट हो। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। अब ये नहीं बताया जा रहा है कि ये करने की क्यों जरूरत पड़ रही है आपको। नमस्कार दोस्तों, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे आपका बहुत स्वागत करती हूं। आज जिस विषय को लेकर आपके समक्ष मुखातिब हूं, वो विषय पूरे भारत से जुड़ा हुआ है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। और ये विषय जरूरी इसलिए हो गया है क्योंकि एक रिपोर्ट जिसे केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और अब जल्द ही बिल के रूप में इसे संसद में पेश किया जा सकता है, ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। जी हां, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, मैं बात वन नेशन वन इलेक्शन की कर रही हूं। यूं तो वन नेशन वन इलेक्शन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के काफी समय से चर्चाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही अगर हम कुछ पिछले भाषणों पर गौर फरमा लें, या पहले जब वो कई तरह के प्लेटफॉर्म्स पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर के बातें रखते नजर आए, तो हर बार वन नेशन वन इलेक्शन की पुरजोर पैरवी करते नजर आए। वन नेशन वन इलेक्शन लोग कहते हैं प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हमारा देश, हमारी जनसंख्या जितनी है, जितने प्रांतों में बटा हुआ है, जितने राज्यों में बटा हुआ है, इतना कॉम्प्लेक्स हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन को प्रैक्टिकल कैसे किया जाए, इसको लेकर के ही सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन बीते साल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली और ये रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इसी साल 14 मार्च को सौंप दी गई थी। अब इस रिपोर्ट पर केंद्रीय कैबिनेट की भी सहमति आ चुकी है। केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूर कर दिया है, यानी कि अब इसे बिल का प्रारूप बनाया जाएगा और इसे मंजूरी मिलने के बाद उम्मीद ये की जा रही है कि शीतकालीन सत्र में इसे पटल पर रखा जाए संसद के। और अगर ऐसा होता है, इसे मंजूरी मिल जाती है, तो जैसा कि इस रिपोर्ट में कहा गया है, 2029 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव और इसके अलावा पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव एक साथ, यानी दो अलग अलग चरण में ये चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। इसकी डिटेल्स में भी मैं आप तक बातें रखूंगी, लेकिन जैसे ही इस रिपोर्ट का जिक्र आया कि केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है, विपक्षी खेमे में खलबली मच गई। विपक्षी खेमे का कहना यह है कि जानबूझकर वर्तमान में देश में जो केंद्र सरकार है, वो प्रांतीय पार्टियों को खत्म करना चाहती हैं और उसी नियत से वन नेशन वन इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किए जाने की साजिश रची जा रही है। जरा पहले आपको बताती हूं कि इस कमेटी ने कितनी पार्टियों की रिकमेंडेशंस ली थी, उनकी क्या राय है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, और पूरी रायशुमारी के बाद जो रिपोर्ट तैयार की गई उसमें क्या कुछ खास था, फिर कौन कौन सी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, ये भी आपको बताऊंगी। 62 पार्टियों से रायशुमारी की गई। 62 पार्टियों में से आपको बता दूं, 32 पार्टियां ऐसी जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की पैरवी की है, यानी इसके फेवर में हामी भरी। वहीं 15 ऐसी पार्टियां जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन 15 ऐसी पार्टियां जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट के विरोध में बातें रखी और उनका कहना था कि वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं और कई ऐसे पेंच हैं जो आगे चलकर के लिए मुश्किलों का सबब बनेंगे। मसलन अगर किसी राज्य की सरकार गिर जाती है, तो क्या आप पूरे देश का चुनाव एक बार फिर से कराएंगे? ऐसे स्थिति में आपके पास क्या मैकेनिज्म होगा? अगर केंद्र में सरकार डगमगा जाती है, तो क्या राज्यों के चुनाव भी फिर उसके साथ दोबारा होंगे? और अगर नहीं होते हैं, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन रहा कहां, स्टैंड कहां करता है? ऐसे ही कई सारे सवाल जिसको लेकर के विपक्षी पार्टियां संशय में भी हैं और सवाल भी खड़े कर रही हैं। लेकिन ज्यादातर पार्टियों का यह कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन दरअसल क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की साजिश है। अब कौन कौन सी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, पहले आपको मैं ये बता देती हूँ। समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है। अखिलेश यादव ने खुलकर इसका विरोध किया, हालांकि इन्हीं की पार्टी के
नेता जो है रविदास साहब, हालांकि वो इसके फेवर में आए थे, लेकिन फिर अखिलेश यादव ने स्पष्टता के साथ कहा कि वो उनकी निजी राय हो सकती है, हम वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट के सपोर्ट में नहीं है। आम आदमी पार्टी ने भी कमोबेश यही बातें कही। सीपीएम, जेएमएम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सरीखे कई पॉलिटिकल पार्टीज और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस को भी अगर हम इसमें शामिल करते हैं तो कांग्रेसी खेमे से भी यही कहा गया कि वन नेशन वन इलेक्शन फिजिबल नहीं है। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन को अगर आप फिजिबल कराने की कोशिश भी करते हैं तो इसके चलते कुछ राज्यों के चुनाव जो हैं वो पहले कराने पड़ेंगे, कुछ राज्यों का जो कार्यकाल है उसे अल्पकाल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कौन कौन से राज्य हैं? जैसे यूपी, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, 3 से 5 महीनों का इन राज्यों का जो कार्यकाल है वो कम होगा। वहीं गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, यहां 13 से 17 महीनों का फर्क आएगा। वहीं अगर हम असम की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, बंगाल की बात करें, पुडुचेरी की बात करें तो इन पर भी खासा फर्क पड़ेगा। अब देखिए कौन कौन सपोर्ट में है, कौन विरोध में है। जो पार्टी सरकार में वर्तमान में सहयोगी पार्टियां हैं वो फेवर कर रही हैं, मसलन जेडीयू फेवर कर रही है, जेडीएस फेवर कर रही है। वहीं अलग अलग पार्टियों के, खासकर मैं बड़ी पार्टियों का जिक्र कर लूं क्योंकि प्रतिक्रियाएं तो पूरे देश से आ रही हैं। खड़गे साहब ये कहते हैं कि लोकतंत्र में ये काम नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई राज्य की सरकार अल्पमत में आ जाती है, सपोर्ट के साथ सरकार बनी हुई है और बाद में सामंजस्य नहीं बन रहा और सरकार गिरने की स्थिति आती है तो क्या पूरे देश का चुनाव आप फिर से कराएंगे? या अगर देश में ही मान लो केंद्र की सरकार डगमगा गई तो आप पूरे राज्य का चुनाव भी कराएंगे, फिर पंचायत के चुनाव भी आप कराएंगे? इसको लेकर के मैकेनिज्म जो है वो फिजिबल समझ में नहीं आता है। राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में क्या करेंगे आप? पूरे देश का चुनाव कराएंगे या उतने समय तक के लिए वो अटका रहे राज्य जहां राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति पैदा हो रही है? ये तमाम सवाल जो हैं विपक्षी पार्टियां खड़ी कर रही हैं। आरजेडी के मनोज झा भी इसका विरोध कर रहे हैं और उन्होंने भी वही कहा कि मध्यावधि चुनाव की स्थिति में आप क्या करेंगे? ये व्यवस्था क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने के लिए है। राष्ट्रपति शासन वाले मुद्दे पर उन्होंने भी प्रश्न खड़े किए। मोदी जी अब रोजगारोन्मुख चीजों पर बात करेंगे, डाइग्रेशन और कुछ नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन जो एक विविधता रही है, क्या अब तक के जो मेनी इलेक्शंस हुए क्या उसने डेमोक्रेसी को कमजोर किया? नहीं। कोई ऐसी स्टडी है? नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन इस सरकार का पुनः एक ऐसा ऑब्सेशन है जिसकी जड़ें कहीं नहीं है, सिर्फ इसमें कि डाइग्रेशन हो, कुछ दिन हेडलाइन मैनेजमेंट हो, चर्चा हो, क्योंकि आपके पास इस तरह की कंटिजेंसीज के लिए क्या प्रावधान है, नोबडी नोस। आम आदमी पार्टी के संदीप पाठक ने तो एक तंज कहा। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों के जो चुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर जहां भी हो रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव आप एक साथ नहीं करा पाए। 4 राज्यों के चुनाव आपसे संभल नहीं रहे और आप पूरे देश के चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। ये कहां तक तार्किक है? 4 राज्यों के चुनाव होने थे, ये 4 राज्यों के चुनाव एक साथ कराने में असमर्थ थे। इन्होंने सिर्फ हरियाणा का और जम्मू कश्मीर के चुनाव कराए और 2 राज्य झारखंड के और महाराष्ट्र के इन्होंने चुनाव ही नहीं कराए। तो मेरा ये सबमिशन है कि जब ये 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पा रहे, वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराएंगे? इसको भी छोड़िए, हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव आप महाराष्ट्र और झारखंड के साथ करा दीजिए। उसमें भी ये कराने तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि हम 3 इलेक्शन एक साथ नहीं करा। आप 3 इलेक्शन 4 इलेक्शन तो एक साथ करा नहीं पा रहे हो, पूरे देश में कैसे कराओगे? जेडीएस, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, एचडी कुमारस्वामी फेवर में है और उनकी तरफ से फेवर की बातें आई। पिनराई विजयन केरल के सीएम है जिन्होंने इसमें हिडन एजेंडा, वही क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की बात वो भी कह रहे हैं। मायावती ने इसे सकारात्मक कहा, लेकिन कहा कि उद्देश्य जनहित ही होना चाहिए। ओवैसी साहब ने सीधे तौर पर कहा कि आपकी सुविधा के हिसाब से देश में चुनाव नहीं होने चाहिए, संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर होने चाहिए। तो देखिए, ये तो हो गई वो पार्टियां जो विरोध कर रही हैं और लगातार सबके अपने अपने तर्क सामने आएंगे। लेकिन जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के बारे में आपको बता दूं कि तकरीबन 18,500 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें 62 पॉलिटिकल पार्टीज का फीडबैक लिया गया। वो क्या कहते हैं? हालांकि देश में आम जनता से भी रायशुमारी की बात के प्रावधान इस रिपोर्ट में दिए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को
14 मार्च को ही रिपोर्ट सौंप दी गई थी, लेकिन अब जाकर के केंद्रीय कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल गई है इस रिपोर्ट को। अब ये बिल का स्वरूप लेगी और उसके बाद संसद के पटल पर जाएगा और कोशिश यही है, जो इस बिल की रिकमेंडेशंस है कि 2029 में ये लागू हो जाए। 2029 में अब लागू होगा तो क्या प्रावधान बताए गए हैं, लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के चुनाव एक साथ, और इसके बाद 100 दिनों के भीतर ही नगरपालिका और पंचायत के चुनाव भी करा दिए जाए। यानी वन नेशन वन इलेक्शन में भी 2 चरणों में चुनाव हो पाएंगे, क्योंकि देखिए हमारे देश में अगर संघीय ढांचे की बात की जाए तो ये इतना जटिल है कि एक बार में संपूर्ण चुनाव कराना तो फिजिबल हो भी नहीं पाएगा। अब प्रश्न यही उठता है कि जिन राज्यों में सरकारें अल्पमत में आई, जहां सामंजस्य की सरकार बनाई गई, मिलीजुली सरकारें बनाई गई, कुछ समय तक चली और कुछ समय में धराशायी हो गई। जैसे कि एक आरोप तो ये लगा कि बीजेपी ऑपरेशन कमल अक्सर करती है। जिन राज्यों में ऑपरेशन कमल हो गया, सरकार गिर गई, कमजोर पड़ गई, उन राज्यों की वजह से क्या पूरे देश के चुनाव फिर से कराए जाएंगे, या अब उन राज्यों को इतने समय तक इंतजार करना होगा कि जब पूरे देश के चुनाव हो तभी हो? तो देखिए इसका जवाब भी इस रिपोर्ट में दिया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो राज्यों के चुनाव अगर होते भी हैं तो उतने ही समय के लिए होंगे जितने कि पूरे देश के चुनाव अगली बार होने वाले हैं। यानी कि टेन्योर जो है दोबारा चुनाव की स्थिति में कम होगा और वो चुनाव सिर्फ उस राज्य में ही होगा। अब अगर ऐसी व्यवस्था इसमें की गई है तो ये तो हमारे देश में अक्सर हर राज्य में देखने को मिलता ही है। या तो बीजेपी को ऑपरेशन कमल रोकना पड़ेगा, या दूसरी पार्टियों को भी जहां जोड़ तोड़ की सरकारें बनती रहती हैं, गिरती रहती हैं, उन्हें भी संभलना होगा। नहीं तो जो अगला चुनाव होगा जिसके लिए आप पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे वो लिमिटेड टेन्योर के लिए ही होगा। तो ये तो बात अब आपको समझ में आ गई कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। लेकिन ये रिपोर्ट फिजिबल कब होगा? संविधान में बदलाव करने पड़ेंगे। हमारे संविधान में कुछ सेक्शंस हैं, कुछ धाराएं हैं जिनको चेंज करना पड़ेगा। मसलन 82 के साथ में 83 को इंट्रोड्यूस किया जाना, 83 में जिसमें लोकसभा चुनावों का प्रावधान होता है, और 172 जिसमें विधानसभा के चुनाव का प्रावधान है, और साथ ही साथ अगर नगर पालिका और पंचायतों की बात कर लूं तो 325 की जो धारा है उसमें कुछ बदलाव करने होंगे। अब इंट्रोड्यूस कैसे करें? 82A को आपको इंट्रोड्यूस करना होगा, जिसमें सभी राज्यों के विधानसभा का कार्यकाल और लोकसभा के कार्यकाल को एक साथ समाप्त करने का प्रावधान किया जाए। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर इसे हम लागू कर देते हैं तो कुछ राज्यों के कार्यकाल घटेंगे, कुछ राज्यों के कार्यकाल में ज्यादा फर्क आएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश का भी जिक्र आता है, गुजरात का भी आता है, कर्नाटक का भी आता है, हिमाचल का भी आता है। कई ऐसे राज्य हैं जिनके कार्यकाल पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि बीते दिनों कुछ राज्यों के चुनाव संपन्न हुए हैं और अगर सबको एक साथ 2029 में फिर से चुनावी मोड में जाना है तो जिन राज्यों में अब चुनाव होंगे उनका कार्यकाल बहुत सीमित समय के लिए होगा और केंद्र के चुनाव के साथ ही उन्हें दोबारा चुनावी मोड में जाना होगा। ये है कुल मिलाकर व्यवस्था कि संविधान की धारा 83 जिसमें लोकसभा के चुनाव की स्थिति में कराए जाते हैं और उसके लिए क्या प्रावधान बताए गए हैं, 172 जिसमें विधानसभाओं को लेकर के तमाम प्रावधान है, और 325 जिसमें नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए प्रावधान है, उसमें मॉडिफिकेशंस होंगी। और साथ ही साथ कंडीशंस क्या कि लोकसभा के चुनावों के लिए विधानसभाओं के साथ अगर आप कराने की रिकमेंडेशन देते हैं तो 2/3 सदस्यों की मंजूरी होनी चाहिए। अब इसमें लोकसभा के कम से कम 362 और राज्यसभा के कम से कम 163 सदस्यों की मंजूरी हो। हालांकि अगर केंद्र के चुनाव के लिहाज से देखें और लोकसभा विधानसभा के चुनाव के हिसाब से हम देखें तो उसमें राज्यों से आपको परमिशन नहीं लेनी होगी, लेकिन जहां तक नगर पालिका और पंचायतों को लेकर के बात है तो उसमें कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं से मंजूरी लेनी ही होगी। ये इसके कुछ प्रावधान हैं जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि इस देश में इससे पहले कभी वन नेशन वन इलेक्शन वाले कॉन्सेप्ट पर चुनाव न हुए हों। 1952, 1957, 1962 और 1963 में भी ये प्रथा थी, लेकिन फिर 1968 और 1969 में देश के कई राज्यों में विधानसभाएं भंग हुई, विधानसभाएं समय से पहले खत्म हुई, डिसॉल्व की गई, बल्कि 1970 में तो लोकसभा को भी डिसमिस किया गया, तो परंपरा टूट गई। और उसके बाद
जिस राज्य में जैसे सरकारें बनी थी उसके हिसाब से 5 साल के कार्यकाल को एक्सटेंड किया गया। अब एक बार फिर से वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इससे जो हम लगातार 5 साल चुनावी मोड में होते हैं उससे बचेंगे, खर्च कम होंगे, क्योंकि इस पूरे मैकेनिज्म में खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। अब जहां तक खर्चे का जिक्र है तो आपको एक रिपोर्ट भी बता दूं। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के हेड एन भास्कर राव, जिन्हें 30 वर्षों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है चुनावों को लेकर के, उन्होंने कैलकुलेशंस की। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक अगर 2024 में ही चुनाव हो जाते हैं तो 10 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है। और यह अनुमान जो है, जो संसद के चुनाव हुए हालिया उससे पहले का था, यानी कि इससे ज्यादा भी ये आंकड़ा जा सकता है। लेकिन अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलते हैं तो 30% अभी जो चुनावी खर्च होता है उसमें कटौती आएगी, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को ही मजबूती मिलेगी। तो ये तो बात हुई इसके फायदे की। आप हमेशा चुनावी मोड में नहीं रहेंगे, विकास कार्यों पर भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि पार्टियां भी फिर पूरा फोकस जो है वो चुनाव में लगा देती है। बाकी विकास के काम, बाकी वायदे सब साइड हो जाते हैं। लेकिन फिर जो पार्टियां दलील दे रही हैं कि इससे क्षेत्रीय पार्टियां खत्म होंगी, संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने की नीयत से इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। द ट्रुथ के स्पेशल अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।